Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome. How is everybody doing? पता तो आपको लग ही गया होगा, रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन धरने के लिए हुकूमत ने ऑपरेशन किया और हुकूमत का दावा है कि उनका वो ऑपरेशन कामयाब हो गया। और कामयाब इन अ सेंस इस तरह हो गया कि मुजाहिरीन लिटरली आधे पौने घंटे में डिस्पर्स हो गए और जो इनकी लीडरशिप थी, क़यादत थी, वो भी वहाँ से चली गई। बुशरा बीबी के बारे में मुतज़ाद इत्तलात हैं। उनकी बहन पहले कह रही थी कि वो पख्तूनख्वा में हैं, फिर कह रही थी कि वो अगर होती तो हम तक खबर पहुंचती या रब्ता करती। सो उस बारे में जैसे जैसे अपडेट्स होंगी डेफिनेटली वहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क है और बहुत सी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक्चुअली इस सारी सिचुएशन में क्या सच है और क्या गलत है, और आपको पता है कि अफवाहें ज़्यादा होती हैं और फेक न्यूज़ अगर ना भी हो तो एग्जैजरेटेड न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हर चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे या आपको हम एडवाइस करेंगे कि आप बराए मेहरबानी सोशल मीडिया की खबरों पर कान ना धरें, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर जो झूठ के पुलंदे और जो फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हम भी अपने ज़राए से मुख्तलिफ सुबह से लिटरली इट्स बीन आवर्स दैट वी ऑल्सो आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, विद हॉस्पिटल ज़राए, विद डिफरेंट पीपल हु वर ऑन द फील्ड के हुआ क्या एग्जैक्टली। एंड हम तक जो लेटेस्ट इत्तलात थी अयाज अकबर ने हमें कन्फर्म किया है, पॉली क्लिनिक में 2 डेड बॉडीज़ लाई गई और 26 अफराद के अभी तक ज़ख्मी होने की इत्तलात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 कैजुअल्टीज़ क्लेम कर रही है और हुकूमत का कहना है कि कुछ नहीं हुआ है। तो बेसिकली इन अ नटशेल आपको बता दें दोबारा कि बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में कल जिना एवेन्यू पहुंचने वाले काफिले के खिलाफ पुलिस ने रात का ऑपरेशन करके इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली करा लिया। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 400 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। जिना एवेन्यू 7th एवेन्यू से मुजाहिरीन दर्जनों गाड़ियाँ छोड़कर फरार हो गए। हुकूमती वुज़रा के मुताबिक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हो गए। ख़ानदानी ज़राए से अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा पहुँचने की तस्दीक हो गई है। बुशरा बीबी की भी खैबर पख्तूनख्वा पहुँचने की गैर मुसद्दका इतलात हैं। सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि हमें बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी महफूज हैं। PTI मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद रात गए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी डी चौक पहुंचे और फौरी तौर पर बंद सड़कों को खोलने का उन्होंने ऐलान भी किया। बहुत कुछ कहा, इनफैक्ट उन्होंने कहा तो स्कूल्स भी अब जो हैं वो कल से यानी थर्सडे से खुल जाएंगे। सुने जरा। धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धोन धमकी करके देख भी ली, सारा पाकिस्तान अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरा देंगे, कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरा। हमारे लिए अब सबसे ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद के जो रोड्स बंद थी उनको फौरी तौर पर रिस्टोर करें। फ़ोन सर्विस है वो भी, सेलफोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला रिस्टोर हो जाएगा। रोड इंशाल्लाह चालू हालत में आपको मिलेगी। चलिए वी आर वेटिंग कि अभी रिस्टोर हो जाए। वैसे कुछ बेहतरी आई है इंटरनेट के मामलात में या नहीं? अभी उस तरह से कुछ हमने नहीं ऑब्जर्व किया। और कराची को बंद करने का तो वैसे ही कोई पता नहीं क्या सेंस थी या क्या तो मीडिया जो है वो डाउनलोड यहाँ तो कुछ हो भी नहीं रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम अभी इस वक्त हमारी सारी लीडरशिप को और प्राइमरीली हमारी हुकूमती लीडरशिप को ज़रा तहम्मुल का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। और ऐसे बयानात से एक मशवरा ये है कि गुरेज करना चाहिए जिससे किसी की मतलब ये आग भड़के, जिससे दिल आज़ारी हो, क्योंकि हम सब एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी हैं। और जो शेख वकास कह रहे थे कि बुशरा बीबी और अली अमीन महफूज हैं, जनाब उन्होंने तो महफूज ही रहना था, वो महफूज ही थे। और महफूज गैर महफूज तो सिर्फ गरीब का वो बच्चा है जो साथ आप लोग वरगला के लाए थे, क्योंकि आपके अपने बच्चे तो हमें नहीं पता कहाँ हैं। मतलब अली अमीन के भी आई एम श्योर कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स होंगे, बच्चे, भांजे, भतीजे, दीगर लोगों के, बुशरा बीबी के अपनी औलादें, ये सब लोग कहाँ थे? मतलब फ्रंट लाइन पे लाने के लिए आपको दूसरों के और गरीब आदमी के और कारकुन और के बच्चे और वही नज़र आते हैं। सो एक द सेंस शुड प्रिवेल एट दिस मोमेंट एंड एवरीबडी इंक्लूडिंग प्राइमरीली द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ऐसी बात करें
जिससे मामला तहम्मुल की तरफ और ठहराव की तरफ जाएं। जल्दी पे तेल डालने की जरूरत नहीं है। और बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स हमने हुकूमती साइड से भी देखे हैं जो कि बिल्कुल नामुनासिब थे। चॉइस ऑफ वर्ड्स मैटर अ लॉट। एनीवे, सूरत हाल को देखते हुए पीटीआई ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया और वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक गाड़ी में फरार हो गए। ये भी टर्म्स हैं जिनको ज़रा यूज़ करने से पहले सोचना चाहिए। खैर एनीवे, अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे। उनका ये कहना था कारकुनों को गिरफ्तार करवाकर भाग गए। यहाँ डी चौक से गाड़ी चला कुछ पैदल 7th एवेन्यू तक होके आया हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बेसर सामानी की हालत में यहाँ से दौड़े लगी हैं और यहाँ से भागे हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। और ये मिस कॉल इसलिए थी कि इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। ये दूसरी दफा मौके से भागा है कि बातें बड़ी बड़ी और हमला करेंगे, इस्लामाबाद टेक ओवर करेंगे। इन्होंने आज तक सिर्फ एक धरना इनका 126 दिन चला। जिस तरह दौड़े हैं दुम दबा के, जिस तरह भागे हैं दीवानावार, अपनी गाड़ियां आपस में टकरा दी। मैं देख के आया हूं, गाड़ियों का रुख डी चौक की तरफ होना चाहिए था, गाड़ियों का रुख है F10 F11 की तरफ और अपनी ही गाड़ियां आपस में टकराई हुई जल्दबाजी के अंदर। और जब हम सबको कहते हैं कि ज़रा चॉइस ऑफ वर्ड्स में मोहतात रहें, हमें वो चॉइस ऑफ वर्ड्स भी याद आते हैं जब अली अमीन आने से पहले कहा करते थे हम कफन बांध के जा रहे हैं और अब हम नहीं आएंगे और हमारे जनाजे पढ़ लेना। आप लोग दोबारा से बखैर आफियत अपने अपने घरों में चले गए हैं और रात आपने ठीक ठाक गुजारी होगी, गले की टकोर भी हुई होगी, शहद और पानी भी पिया होगा ताकि वो जो टीयर गैस की वजह से गले में खराश आती है वो भी ठीक हो जाए। So we all should be cautious, careful and stop this now for the sake of this country. अच्छा, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? बिकॉज ओवरनाइट मतलब एक एक लम्हे में इतना कुछ होता रहा कि लोग जब सुबह जागे, जो टीवी पे देख रहे थे एक्चुअली, उनको एग्जैक्ट सिचुएशन समझ नहीं आई। सो आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स who have been up all night and witnessing everything, उनसे हम पूछेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ। अरफा फिरोज रात से मौजूद हैं और ऑन फील्ड कवर कर रहे हैं मामलात, और रसूल दावर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें लम्हा बलम्हा बताते रहे हैं। अब फिर इनसे मालूम करेंगे। हम पहले रसूल दावर से पूछते हैं। रसूल दावर, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत एंड कंसिडरिंग वी ऑल शुड रिकन्सिडर दिस कि ये जो बात हो रही है ना कि ये चले गए, आ गए, भाग गए और ये धावा हमला, ये हमारे एक सूबे के वजीर आला हैं, ये हमारे एक सूबे के वजीर आला हैं जिनके बारे में गुफ्तगू हो रही है। रसूल दावर बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, अली अमीन, बुशरा बीबी साहिबा, दीगर लोग कहाँ हैं इस वक्त? चलिए रसूल दावर से हम राब्ता करते हैं। अच्छा, अरफा से बात कर लेते हैं। अरफा, अब हमें ये पता चल रहा है और इस किस्म की बातें आपको पता है, हम चाहते हैं कि आप इसमें क्लैरिटी जरा दे दें कि लिटरली कहा यह जा रहा है कि 5 मिनट की कोई फायरिंग हुई होगी और इनकलाब ऐसे खत्म हुआ, मतलब लोग भागते हुए नजर आए और विद इन फ्यू मिनट्स डी चौक खाली हो चुका था। ये अब एक कहानी सी साउंड कर रही है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? देखिए, मैं इस टाइम डी चौक पर मौजूद हूँ और अगर घड़ी को तकरीबन 12 घंटे अगर पीछे कर दिया जाए तो ये बिल्कुल जगह मैदान जंग का मंजर जो वो पेश कर रहा था। इसी जगह पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे। जो मेरे लेफ़्ट साइड पे कंटेनर्स मौजूद हैं उस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान चढ़े हुए थे। रेंजर्स भी यहाँ मौजूद थी, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस वो भी यहाँ मौजूद थी, फ़ौज पाकिस्तान भी यहाँ मौजूद थी। लेकिन फिर रात गए ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से, और उसके बाद जिस तरह शेलिंग हुई, जो कार्रवाई की गई, उसके बाद जहाँ सिर्फ लीडरान तहरीक इंसाफ के इस डी चौक के यानी कि चाइना चौक के पास से जो है वो वापस को मुंतशिर हुए, जबकि जो कारकुनान थे वो भी आस पास की तरफ जो है वो चले गए। यहाँ डी चौक के जो F सेक्टर भी लगता है, G सेक्टर भी पास लगता है, तो जो कारकुनान थे हमें मालूम हुआ कि वो पहले F सेक्टर भी कुछ गए और कुछ जो है वो G सेक्टर भी जाकर छुप गए और कुछ जो है वो वापस की तरफ जो है वो चले गए, जबकि ज़्यादा जो कारकुनान थे जो डी चौक में मौजूद थे उनको जो है यहाँ गिरफ्तार भी किया गया। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल ही हमें डिफरेंट इस टाइम दिखाई दे रही है। शेल भी यहाँ पड़े हुए थे, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्होंने यहाँ तोड़ फोड़ भी किया था, तो पत्थर हमें यहाँ मौजूद नजर आए थे। पास ही परेड ग्राउंड का एक मेट्रो स्टॉप भी है,
उसको भी तोड़ फोड़ से जो है वो बिल्कुल जो है वो तहस नहस उसको कर दिया गया था तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से। लेकिन फिलहाल डी चौक पर इस टाइम बिल्कुल हमें अमन दिखाई दे रहा है। होते हैं ये मेट्रो स्टेशंस, क्योंकि ये छोटी बात तो नहीं है जब ये कहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं और हम कुछ नहीं करेंगे और हम तो पत्ता नहीं तोड़ते। मतलब ये कल हमने देखा कि बाज मीडिया दफातर के अंदर घुसकर इन्होंने तोड़फोड़ की है। डीएसएनजीज को जो नुकसान पहुंचाया वो तो मतलब हैबिचुअल ही है, वो तो रिवायत ही है, वो तो 10 साल से चला आ रहा है मामला। और ये मेट्रो स्टेशन को तहस नहस कर देना, ये हुकूमती कार्रवाई से पहले हो चुका था सारा कुछ या उस दौरान ही हो रहा था सब कुछ? देखिए, उस कार्रवाई जो हुकूमत ने कार्रवाई जो की थी, ग्रैंड ऑपरेशन किया था, उससे कई घंटे पहले ही ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से मेट्रो स्टेशन पर जो है वो हमला किया गया था, उसको तोड़ दिया गया था। पास ही आसपास चूंकि जो है वो एक डी चौक एक मरकजी ये शाहराह है जिना एवेन्यू, उसके अतराफ में जो है वो पत्थर भी जो है वो थे, तो उन पत्थरों को भी जो है जो फुटपाथ थे उनको तोड़ दिया गया था और उनको पत्थर नुमा जो है बना दिया गया था, तो उसका भी इस्तेमाल किया गया था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने है। हमने तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनको शेल के साथ भी देखा, उनकी जानिब से शेल की उसकी भी सीसीटीवी फुटेज है। तो वो ट्रेन किस्म के लोग थे जो सीसीटीवी फुटेजेस। अच्छा अरफा, एक और बात बताएं आप, ये सीसीटीवी फुटेज जी अरफा, अब ये भी कहना है कि जिस कंटेनर में वो आए थे गंडापुर और बुशरा बीबी, उसको भी जला दिया गया और जो धरने में अपनी गाड़ियां लेके आए वो अपनी गाड़ियां भी छोड़ गए। अब ये बताएं कि अगर तो जलाया, पहले तो ये बता दें तो किसने जलाया, और फिर क्या गाड़ियां भी बहुत रैंडम वहां लोग छोड़ के चले गए? हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि चूंकि उसमें सारी प्लानिंग थी, सारा पेपर वर्क था, इसलिए इन्होंने खुद ही जला दिया। पता नहीं क्या हुआ, ये अरफा बताएंगे। देखिए, यहाँ जो एक कंटेनर था, मरकजी कंटेनर जिसमें लीडरान थे, बुशरा बीबी थी, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर, उस कंटेनर को जो है वो जला दिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ जो गाड़ियाँ थी तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, वो भी इस टाइम जो है वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है। हमें चाइना चौक पे वो नज़र आ रही हैं, हमें ज़ीरो पॉइंट के अतराफ में वो नज़र आ रही हैं। उन गाड़ियों को जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने अपनी तहवील में ले लिया है, और जाहिर सी बात है अब वो गाड़ियाँ चूँकि जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में ले ली गई हैं और उनके साथ जो है वो लोग कारकुनान गिरफ्तार भी किए गए हैं, तो उन गाड़ियों को अगर वापस लेना है, अगर जो कारकुनान ने गिरफ्तार नहीं भी अगर हुए और उनकी गाड़ियां यहाँ रह गई हैं, तो एक कानूनी कार्रवाई होगी, 100 परदारी की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। और अब अगर ये गाड़ियां वापस लेनी है, अपना जितना भी सामान अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वापस लेना है, तो उनको फिर एक कानूनी कार्रवाई और जो अदालतें हैं और मुकदमात हैं उनका सामना करना पड़ेगा। वरना इनके कितनी गाड़ियां होंगी डी चौक और इसके अतराफ में? मतलब 1000 होंगी, सैकड़ों होंगी, क्या होंगी? क्या कोई अंदाजन बता सकते हैं आप? देखिए, आप तकरीबन उनको हम एक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकते, लेकिन आप 50 से या 100 के बीच में आप ये कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बसें वगैरह भी हैं ज़ाहिर है इसमें। रसूल दावड़ है हमारे साथ। अरफा हमारे साथ ही रहिएगा। वी नो दैट आप रात से मामलात कवर कर रहे हैं, कुछ देर हम आपको और जहमत देंगे। रसूल दावड़ बताइएगा, पख्तूनख्वा की लीडरशिप, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वापस पहुँच गई। बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं अभी तो हमारा उनसे रब्ता नहीं हो रहा। बैरिस्टर सैफ थे, चलिए अली अमीन तो थे ही, बुशरा बीबी साहिबा थी, बैरिस्टर सैफ थे, शेख वकास थे, बाकी लोग कहाँ हैं? जी बिल्कुल, चूंकि हम काफिले के साथ साथ पेशावर से आ रहे हैं 3 दिनों से, और मैं खुसूसन ये अली और जो कंटेनर साथ होता था हमेशा के लिए, साथ भी वक्तन फवक्तन बनाते थे, मैं और मेरा क्या सदीक बंकश। तो इसके अलावा हम यहाँ इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू में दाखिल होने से कबल बुशरा बीबी ने और वजीर आला ने अली अमीन गंडापुर ने खिताब किए। उन दोनों के खिताब में यह था कि हमने डी चौक पहुंचना है, लेकिन उसके बाद वहां पे मैंने पूछा कि जब वो 7th एवेन्यू पे आए तो मुझे बताया गया सूबाई वजीर की जानिब से भी और बाकी पीटीआई के लोगों की जानिब से भी कि अब क़ियादत का फैसला है कि अब आगे नहीं जाना है। मैंने उससे कहा कि अभी 1 किलोमीटर आगे, तो उसने कहा था कि डी चौक जाना है, तो अभी आप लोग रुके हैं और कारकुनान आपको कोसते हैं, लातो गोंसो और इस आपके गाड़ी के ऊपर आते हैं कि चलो आगे बढ़ो, आप लोग बढ़ते क्यों नहीं, वजह क्या है? तो उसने कहा कि जी अब इस वक्त की आदत जो है वो बुशरा बीबी है और उनका हुक्म है कि आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर एक उसके हुक्म के ताबेदार, दूसरी तरफ कारकुनान उसको तंग कर रहे थे।
तो ये चक्कर चलता रहा। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि कंटेनर थोड़ा आगे गया था, कारकुनान ने धक्के दे के और शोर करके कि नहीं हमने डी चौक जाना है, तो कंटेनर के करीब ही वो शेल पड़ गए, जिसकी वजह से जितने भी कारकुनान थे ज्यादा तादाद में थे, वो जो जज्बाती लोग थे जो उसके ज्यादा वो एक्टिव नजर आ रहे थे, वो सारे फिर भागना शुरू हुए पिंडी और इस्लामाबाद की जाने मुख्तलिफ रोडों से, और वो फिर वापस नहीं आए। इस दौरान ये जो अली अमीन गंडापुर का वो है गाड़ी है और इसके अलावा बुशरा बीबी की गाड़ी, इसके करीब लोग कम होना शुरू हुए। आखिर में 150 तक लोग आ गए, आखिर में 60-70 लोग आ गए, क्योंकि सारे लोग इससे जो कारकुन थे जो कह रहे थे कि हमें डी चौक पहुंचा दो, और अली अमीन गंडापुर मजबूर इस बात पे था कि वो उसको हुक्म आई थी ये बुशरा बीबी की जाने। ये सारा कुछ डी चौक से कितनी दूर हो रहा था? क्योंकि बुशरा बीबी तो खुद ही पहले तो ये भी बहस चल रही थी ना कि वो संजानी जाना चाहते थे, लेकिन बुशरा बीबी कहती थी मैंने डी चौक जाना है। अभी ये डी चौक से मतलब 1 किलोमीटर दूर होंगे मेरा ख्याल है, 1.5 किलोमीटर तक होगा, क्योंकि सेंटोरस क्रॉस करके उन्होंने ऑलमोस्ट वहीं उसी एरिया में। हाँ, ये बड़ा नजदीक है रसूल अवर। उसके बाद क्या हुआ फिर कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अपनी गाड़ियों में बैठ के वहां से निकल गए, क्योंकि हमें ये तो पता है कि कंटेनर तो पीछे रह गया जो कि फिर जला भी दिया गया, तो फिर वो अपनी गाड़ियों में बैठे। जी बिल्कुल, चूंकि उसी कंटेनर के साथ हमारे सोर्सेज थे, फिर जब वो रास्ते पे जा रहे थे तो उनसे मैंने राब्ते की उस वक्त तो कोशिश की, लेकिन उस वक्त उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब जब सुबह मेरे राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि चूंकि लोकेशन पर ट्रेस हो रहा था और मुश्किल था हमारे लिए, तो इसलिए मैंने बहरहाल उससे फिर मेरी तफसीली बात हुई। उनका कहना था उनके साथ कंटेनर यानी जो अली अमीन गंडापुर के काफिले में ये 4 गाड़ियां या 3 गाड़ियां थी, उसके साथ वो कह रहे हैं कि हम सीधा यानी मनसेरा की जानिब रुख करके हमारे सामने कोई रुकावट नहीं आई है और हम सीधा इसी रास्ते से, अलबत्ता यहाँ से निकलते वक्त उन्होंने कुछ चढ़ाई की है, 2 जगह पे मिट्टी के ढेर थे उसको पलान किया है, तो उसके बाद से फिर मनसेरा तक उसको कोई रुकावट नहीं थी और वो मनसेरा पहुंच चुके और अब 12 बजे के करीब अली अमीन ही थे, बुशरा बीबी भी साथ थी इनके। जी बिल्कुल, बुशरा बीबी भी थी और इसके अलावा कुछ। तो अभी आप ये कंफर्म कर सकते हैं रसूल के बुशरा बीबी भी खुद भी पेशावर पहुंच गई हैं? अली अमीन तो चले पहुंच गई है। वो पेशावर का नहीं कहा है, मुझे कहा है कि मनसेरा में इस वक्त बुशरा बीबी भी है और अली अमीन गंडापुर भी है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा के हदूद में इसलिए घुस गए हैं क्योंकि वहाँ पे कोई उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वाकयात हो गए हैं उसमें से ज्यादातर के FIR में उसको नामजद किए गए हैं इन दोनों को। अच्छा, अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी तरफ से होगी? बैरिस्टर साहब आएंगे, मीडिया से गुफ्तगू होगी कि रात मतलब चले गए, जाहिर है धरना खत्म हो गया, कोई भी KP हुकूमत से कोई भी 12 बजे की इत्तलात हम तक पहुंच रही है कि कोई मीडिया टॉक है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? बिल्कुल, मुझे खुद कंफर्म किया है तहरीक इंसाफ की क़ियादत ने कि 12 बजे, पहले तो 11 बजे कहा था, लेकिन चूंकि DC इंजीज ने इस्लामाबाद से मूव करना था, पेशावर से इधर उधर से, वो एक मजबूत किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, पूरी सूरत हाल बताना चाहता है कि हम क्यों वापस आए, कारकुनान की रवैया और बाकी सारी चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि 12 बजे के करीब हम लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रसूल तावर, बहुत शुक्रिया आपका अरफा फिरोज, थैंक यू। रसूल तावर 3 दिन से काफिले के साथ थे, अरफा फिरोज भी मुसलसल कवर कर रहे थे। अब ये धरना एहतजाज अपने अख्तिताम को पहुंचा है, रियासत ने अपनी हुकूमत ने अपनी रिट जो है वो मनवाई है और जाहिर है हम बारहा इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अब सबको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। सो रियली मैटर। मुनीब फारूक हमारे साथ हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। मुनीब, समझने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या था, मतलब व्हाट वुड यू कॉल इट, फ्यूटाइल एक्सरसाइज, या फिर एक्चुअली जब निगोशिएशंस हुई, जब संजानी का कहा गया कि वहां चले जाओ, दैट वुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल, यहाँ जिद पे अड़ गए कि नहीं हम डी चौक तक जाएंगे? क्या आप इसको इन दी एंड असेसमेंट क्या देंगे और इन्होंने क्या अचीव किया इसमें PTI ने? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, आई थिंक वो जिस तरह कहा जाता है ना कि वो आई थिंक दे ओवरप्लेड देयर हैंड, और बहुत कुछ इसके अंदर कैलकुलेशन एरर्स थे जो तहरीक इंसाफ के पार्ट पर थे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने चीज़ों को गलत तरीके से असेस किया, और मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा का जो इनएक्सपीरियंस है और सिर्फ उनकी एक जो 2 मिनट्स ऑफ फेम था उसको उन्होंने कैश करवाने के लिए उनका ख्याल था कि वो
कोई लाखों का मजमा लीड कर रही हैं और उनका ये ख्याल था कि वो इस तरह से कैपिटल को अंडर सीज करके डी चौक पर पहुंच के बहुत कुछ करवा सकेंगी। इसमें फिर मैं बहुत माजरत से कहूँगा हमारे मुल्क के कुछ जाने माने जो सहाफ़ी हैं उनका भी बड़ा किरदार है, जिन्होंने सेलिब्रेट किया जब खैबर पख्तूनख्वा से आए लोग कंटेनर्स पे चढ़े और उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा ट्वीट्स की, जो कि नहायत ही काबिल एतराज़ हरकत थी कि जब रियासत पे हमला हो रहा हो तो ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। बहरहाल मैंने पहले भी अर्ज किया था इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने का फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही किसी डिमांड के ऊपर कोई बात होनी थी। तहरीक इंसाफ ने अपने आप को और बुशरा बीबी ने तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा धचका दिया है और उससे इमरान खान साहब के लिए जो जेल के ताले खुलने की कोशिश थी, मुझे लगता है अब उसमें एक ताला और पड़ गया है। अब उसकी चाबी ढूंढने में तहरीक इंसाफ को थोड़ा और वक्त लग जाएगा। सो आप कह रहे हैं कि अगर कोई मामला सेटल हो भी सकते थे तो अब वो जो रिफ्ट है या वो दूरियां हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जो ज़ाहिर है पीटीआई के बानी चाहते हैं कि उनके मामला सेटल हों, वो और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अब एक नया सिलसिला शुरू होगा, आपको पता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ चढ़कर बयान करेगी कि उनके लोगों पर जुल्म ढाया गया है। अभी तक तो ऐसा कुछ मेजर हम तक रिपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हुकूमती बयानात भी अगर मुनीब देखें कि वो फरार हो गए, भाग गए, अब सबको आपको लगता है चाहिए कि किसी ज़रा रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? देखिए, हुकूमत तो इस पूरे मामले में बेनिफिशरी है। वो तो दे आर हैविंग अ मोमेंट। फ्रैंकली जितनी मार रात तहरीक इंसाफ को मारी गई है, और मैं आई केप्ट ऑन सेइंग अब्दुल्ला, अगर आपको याद हो, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी जब बात कहते थे, आपसे मैं बात करता था, तो आई वुड ऑलवेज टेल यू कि जो बहसीयत साफी जो खबर है वो तो यही है कि इसमें पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है, और जो सूरत हाल इस वक्त बन गई है, कल सारा दिन एक तासुर बना के जी रियासत पसपा कर दी गई और बस आ गए हैं और अब यहाँ रुकेंगे और इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे या उनके मुतालबात पर अब बात होगी। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि हम होपफुल हैं कि बड़ी जल्दी इमरान खान साहब को रिलीज किया जाएगा। देखिए, ये सारा कुछ होने के बाद हुकूमत का तो उन्होंने तो अपने तरीके से, उनके अपने जज्बे के अंदर उन्होंने तो ट्रायम्फ किया है ना, उन्होंने तो खुशी का इजहार किया, वो जीत गए हैं कि हमने जी एक जत्थे को मार भगाया है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि जिनको मारा गया है वो भी पाकिस्तानी है, तो ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात तो नहीं है। लेकिन हुकूमत को ये लग रहा है कि जो सूरत हाल थी उसमें उसको एग्रीवेट किया गया। और देखिए, बहुत भार होता है डेड बॉडीज का। इस वक्त जो लाशें हैं वो शहदा की है, जो कल पाकिस्तान की आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो जनाजा में शिरकत की गई, वो सिचुएशन उस जो ऑल्दो वो बड़े सोक के विजुअल्स थे, लेकिन उससे एक मैसेज था कि नो होल्ड्स बार्ड और इसको अवेंज किया जाएगा। जाहिर है ये तमाम मामला अपने इख्तिताम को पहुंचा और अभी उसके बाद गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन इसमें ये जरूर लिहाज रखना चाहिए कि किसी की जीत या किसी की हार के तौर पर इसे प्रोजेक्ट ना किया जाए। अब्दुल्ला, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है दूरियां और बढ़ेंगी। हमारे ही लोग हैं, हमारे ही सूबे के लोग हैं जो आते हैं, एहतजाज करते हैं। अब मामला निमट गया तो इसको किसी की जीत और किसी की हार के तौर पर ना प्रोजेक्ट करें। ना करेंगे कोई वर्ड्स भी ऐसे यूज होंगे जिससे दूसरे की दिल आजारी ना हो, सब कुछ होगा और आप देखेंगे इस वक्त हम ये है अपडेट। अब जाहिर है हम तो यही कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, सबको एक साथ मिलाएं और आगे बातचीत के जरिए मामलात हल करें। एट द एंड ऑफ द डे तो बातचीत के जरिए ही मामलात हल होने होते हैं। लेकिन एक बात है कि जब इतना बड़ा धरना और जलसा या व्हाटएवर यू से, जब ये सारा प्लान हो रहा होता है और आगे जा रहे होते हैं और बड़े ब्रवाडो के साथ ये स्टेटमेंट्स हो रही होती हैं कि हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे और हमें अकेला ना छोड़ना, जो आपने बुशरा बीबी के कॉन्वर्सेशन जो थी ब्रीफ, वो भी आपने सुनी, और उसके कुछ घंटे, उसके 24 घंटे बाद भी नहीं, उसके कुछ घंटों बाद ही रिवर्स हो जाना, व्हाटएवर द रीजंस माइट बी, थोड़ा सा फोरसाइट होनी चाहिए। अयाज अकबर हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही हमें बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं कुछ दिन से। अयाज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। बताइएगा अभी सूरत हाल क्या है?
हमें पता लगा, आपने तो सुबह ही बता दिया था मुझे कि मानसेरा में हैं ये दोनों लोग और बाकी क़यादत, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कुछ देर में। जख्मियों की हालत कैसी है, किस तरह की इंजरीज हैं, और कोई फिगर भी है अयाज, क्योंकि बड़े डिस्प्यूटेड फिगर्स आ रहे हैं हलाकतों के हवाले से जो कि बड़े कंसर्निंग हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, तो ये ज़रा हमें कुछ इसमें क्लैरिटी दें। जी थैंक यू हुमा अब्दुल्ला। मैं आपको जो स्पेशली पहले फिगर की बात करूं, बड़ी स्पेकुलेशंस बाहर चल रही हैं कि पता नहीं कितनी डेड बॉडीज हैं। मैं आपको वो फिगर दूंगा जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको फिगर दे रहा हूं। टोटल 28 कैजुअलिटीज हुई हैं, यानी पिम्स रिपोर्ट हुई है पोली क्लिनिक इस्लामाबाद में, जिसमें 26 जो है वो इंजर्ड है और सबको बुलेट फायर लगा है, और 2 जो है उसके अंदर डेथ हुई है, जिसकी डिटेल आप जियो न्यूज पे देख भी रहे हैं। 2 लोग उसके अंदर जो है उनकी डेथ हुई है, जो वो कॉज ऑफ डेथ भी उनकी बुलेट जो है वो लगने से हुई है। इसके अलावा और कोई भी अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसके अलावा जो है कोई और डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। तो दो डेड आपने फिर से एक दफा 2 डेड आप बता रहे हैं और बाकी 26 आप बता रहे हैं जो इंजर्ड है, जख्मी है, राइट? जो जख्मी है, और ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ पोली क्लिनिक हॉस्पिटल की रिपोर्ट। अब मैं आपको पिम्स की बताता हूँ, जो इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है। उसके अंदर जो मेरे पास फिगर आई है, ऑफिशियल फिगर है, 28 इंजर्ड है पीटीआई के या सिविलियन लोग जिनको आप कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यही लोग आए थे, तो इनको हम पीटीआई के नाम से ही जो है वो मेंशन करेंगे, क्योंकि बाकी कैजुअलिटीज जो इमरजेंसी में आती हैं वो इमरजेंसी या एक्सीडेंट की होती है। ये वो लोग हैं जिनको कोई ना कुछ चोटें लगी हैं, किसी को सर में लगी है, कुछ चीज लगी है, किसी को बुलेट फायर लगा है, किसी को शेल लगा है, तो ये वो लोग हैं। 28 लोग इंजर्ड है पिम्स के अंदर, और उसके अंदर 27 एफसी और रेंजर्स के लोग भी जख्मी हैं इस वक्त पिम्स के अंदर जो जेर इलाज है। इसमें जो एफसी जो रेंजर्स के वो लोग जिन पे कल गाड़ी चढ़ी थी, उनकी अभी इस वक्त उसमें ऑर्थोपेडिक वार्ड की ओटी के अंदर उनका ऑपरेशन भी हो रहा है इस वक्त, मेरी अभी जब बात हुई है बड़ी जिम्मेदार जराये से। इसके अलावा 3 रेंजर्स एहलकार हैं, वो उनकी डेथ हुई है, और जो कि कल आपने रिपोर्ट भी किया था। और 2 डेथ जो हुई है वो सिविलियन लोग हैं जिनको पीटीआई कह सकते हैं, इनको भी जो काज ऑफ डेथ है वो बुलेट लगी है। नहीं तो ये जो इस्लामाबाद में ये 2 डेथ्स हैं, ये पिम्स में अलग हैं और पॉलीक्लिनिक में अलग हैं, तो टोटल 2 हैं या टोटल 4 हैं? अभी टोटल 4 है जी, जो मैंने आपको ब्रेकअप दिया है, 2 पॉलीक्लिनिक के हैं और 2 पिम्स के हैं। टोटल जो डेथ हुई है इस पूरे एपिसोड के अंदर सिविलियन लोगों की, तो वो है 4। जो सरकारी लोग हैं उसमें आपको पता है एक हकला में पंजाब पुलिस का नौजवान था मुबशर, उसकी डेथ हुई थी, वो शहीद हुआ था, वो वहां हकला में। आपको इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। ये 3 जो रेंजर्स के लोग हैं जिनके ऊपर कल गाड़ी चढ़ाई गई थी, ये वो लोग हैं जिनकी कल डेथ हुई है, और इसके अलावा 4 वो लोग हैं जो अभी जख्मी हैं रेंजर्स के, जिनकी अभी इस वक्त ओटी में ऑपरेशन हो रहा है, जिनके टांगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी। 2 वो लोग हैं जो जिनकी डेथ है, जो सिविलियन है, मैंने कहा जैसे जिनको हम जो है पीटीए प्रोटेस्टर्स भी कह सकते हैं, जिनको काज ऑफ डेथ इनकी इस्लामाबाद में जो अभी आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। अभी बिल्कुल हेडलाइन हो रहा है, आज वील गेट इन टच विद यू अगेन इन अ व्हाइल। बट यस 27 एफसी और रेंजर्स के एहलकार भी जख्मी हुए हैं, बाज़ की सर्जरीज चल रही हैं, और हम तज्जिया भी लेंगे सूरत हाल क्या बनने जा रही है, आगे क्या मुस्तकबिल में हो सकता है। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं और हमें रिपोर्ट्स दे रहे हैं। उमर चीमा साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सो अयाज, हमने ये तो सारा डिटर्मिन कर लिया कि अभी तक जो जानी नुकसान या जो जख्मी रिपोर्ट हो रहे हैं वो हुए हैं। अभी पीटीआई की लीडरशिप से किसी से आपका राब्ता हो सका? बिकॉज यू आर अ वेरी कनेक्टेड जर्नलिस्ट, सो हम वो भी आपसे पूछेंगे। बट उमर चीमा साहब मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो चीमा साहब आपका तज्जिया हम जानना चाहते हैं। कल जो हुआ, क्या लगता है आपको? ज़ाहिर है हुकूमत तो इसे ऐसे ही प्रोजेक्ट करेगी कि वो जीत गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को, लेकिन इसमें किसी की जीत या किसी की हार का इस तरह हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जी पीटीआई बिल्कुल हार गई होगी, क्योंकि उनको भी पता होगा कि वो कितना आगे जा सकते हैं और क्या अचीव कर सकते हैं, या फिर उनको कोई आइडिया नहीं था? लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि किसी की जीत है या किसी की हार है, और उसकी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो पीटीआई ने उनके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि एक तरह से इन्होंने पूरा पंजाब बंद किया हुआ था। इतना तो शायद कोरोना के दिनों में इस तरह लॉकडाउन नहीं था जिस तरह इन्होंने अभी जो एक बैनुल इजलाई मूवमेंट है उसको भी बंद किया हुआ था। तो लिहाजा गवर्नमेंट भी पैनिक में थी। इस्लामाबाद रावलपिंडी की सूरत हाल उससे पंजाब से मुख्तलिफ नहीं थी।
तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि उन्होंने उनको संजीदा लिया है और उनको उनके ख्याल में वो उनके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट थे कि अगर ज्यादा लोग आ जाते तो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता। दूसरा, जिस अंदाज में इनकी तैयारियां थी या जो मौला जट स्टाइल में पहले धमकियां देते थे गवर्नमेंट वाले, तो इन्होंने जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने उस पर भी जो जिस अंदाज में वो अंदर आए हैं, तो लिहाजा ये भी इनके पार्ट पे एक इनकी पसपाई थी। बाकी लेकिन जिस अंदाज में गवर्नमेंट ने उनको निकाला है, पहले तो वो उनको रोकने में तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जिस अंदाज में इनको निकाला है तो गवर्नमेंट के पार्ट पे ये एक बड़ी स्मार्ट मूव थी कि आपको लगता है चीमा साहब ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? बिकॉज इट इज इजी सेड देन डन कि आप रास्ते में ही खुदा न खास्ता कोई बड़ा मिसहैप ना हो जाए, क्योंकि उसमें भी तो और वजीर दाखिला बारहा ये कह रहे थे कि इट इज वेरी इजी कि हम इनको भगा दें और फायरिंग शुरू कर दें, बट वो हम करना नहीं चाहते। सो आपको लगता है कि ये मनूवर करके ने यहाँ तक लेके आया और उसके बाद एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत ऑपरेशन किया? अब्दुल्ला, मेरे ख्याल गवर्नमेंट तो ये चाहेगी कि हम ये समझें, लेकिन मेरे ख्याल ऐसा है नहीं। और अगर आप जो मोहसिन नकवी साहब के चेहरे की तासरात देखते, जो कल उनकी सूरत हाल थी दिन में एक हरे हुए जवारी की, वो तो है वो काफी परेशान थे और उसमें उन्होंने खुद ये बात की कि हमने इनको रोकने की कोशिश की और बुशरा बीबी के अलावा बाकी लोग संगजानी पर तैयार थे। अब जो हुआ है ना, उसमें इस सारे अमल में अगर गवर्नमेंट के पार्ट पे देखा जाए कि इन्हें क्या एक अचीव क्या किया है, वो ये है कि बुशरा बीबी पर पीटीआई के अंदर से लोग बोलना शुरू हो गए हैं। अली मीन गंडापुर हों बेशक, या जो बैरिस्टर सैफ हों, या इवन जो शेर अफजल मरवत हों, उन्होंने जिस अंदाज में अपनी राय का इजहार किया है या उन्होंने ये बातें की हैं कि हम इस हक में नहीं थे डी चौक में जाने के, तो एक तो जो उनको भी अपने पार्ट पे स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम लग रहा है कि जो एक उसमें हाल की घड़ी में वो जीत चुके थे, लेकिन अब जो उनके साथ हुआ है तो उस पे उनको भी लग रहा है कि हमारी ओवरऑल जो एक परसेप्शन है वो भी अंडरमाइन हुई है कि जिस तरह हमने एक तासर दिया हुआ था, पता नहीं नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करने में कामयाब होंगे या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल कई पॉइंट पे गवर्नमेंट को फतह हुई है, कई पॉइंट पे इनिशियली जो पीटीआई जो है उसका पल्ला भारी था, लेकिन फिर वही कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि गेम शुरू किसने की है, मैटर ये करता है कि गेम को एंड किसने किया, तो वो गवर्नमेंट ने किया। अच्छा उमर, कारकुनान के क्या तासुरात हैं? क्योंकि हमें बहुत सी वीडियोस सामने आई जिसमें कारकुनान में बड़ा गुस्सा था कि दावे इतने किए जाते हैं और फिर एंड तक ये बात पहुंचते नहीं है। मतलब उन्होंने तो बोतल भी फेंक रहे थे, इनकी गाड़ियों पे चढ़ाई कर दी। हाँ, रसूल दावड़ में सुबह रिपोर्ट कर रहे थे कि बाकायदा इनकी लीडरशिप की गाड़ियों पे, जिसमें बुशरा बीबी की गाड़ी भी है, लाते घूसे जंपे मारते हैं। ये शॉट्स हम साथ साथ चला भी रहे हैं। और उमर, और खास तौर पे जब बुशरा बीबी ने आके अपनी वो एक स्पीच जो थी वो एक दो बार बात की और उसके बाद उस बात पे भी ना ठहरना और गायब हो जाना, तो कारकुनान का क्या तासुरात होंगे? क्या ख्याल है आपका? देखिए, कारकुनान जो है ना, ये जो हम भी अक्सर लोग हमारे मीडिया की भी बात करते हैं या पीटीआई जिस पे बड़ा प्राइड लेती है जी कि हमारे कारकुनान जो है वो किसी को नहीं बख्शते, या इवन जो पीटीआई के मुखालफिन के लिए वो एक तरह से थ्रेट भी बने हुए हैं। ये अब हमें देखने में आ रहा है कि ये इवेंचुअली ये पीटीआई की तरफ भी मुड़ेंगे, अपनी क़यादत की तरफ भी मुड़ेंगे। अभी तो इमरान खान जेल में है ना, तो उसको उन्होंने वो बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं, उसके अलावा वो किसी को नहीं स्पेयर कर दे। तो अब यही देख लें कि कल अली मीन गंडापुर एज अ चीफ मिनिस्टर उसकी क्या हालत थी कि वो कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको कारकुनान ने रोक लिया। अब हर चीज कारकुनान भी नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें कारकुनान का भी कसूर नहीं कि जिस अंदाज में इन लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई है, जिस तरह के उनके ज़हन में नफरत या शकूक शुबात बाकियों के बारे में पैदा किए हुए हैं, या जो इनको आजादी का दर्स दिया हुआ है, अब जो ज़हन साजी की हुई है वो अब इनके अपने गले पड़ रही है। चीमा साहब, अब ये बताइएगा, अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कुछ दिन आराम करेगी और अली अमीन साहब अपने सूबे के मामलात देखेंगे, या फिर कोई नई कॉल होगी, नया एहतजाज होगा? अब्दुल्ला, वैसे मुझे लगता है कि अली अमीन जो है ना वो अंदर से खुश होंगे कि बहुत सारी चीजों में वो इनको दबे अल्फाज में कह रहे थे कि आपको इस अंदाज में नहीं करना चाहिए, फलां काम ये करना चाहिए। बुशरा बीबी जो है उन्होंने हार्ड लाइन ली हुई थी और इमरान खान जो है उनको वैसे ही बुशरा बीबी चला रही होती हैं, तो वो भी उनकी हाँ में हम ला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल है कि इसमें जब एक बंदे का जो
जो भी राय हो अगर वो प्रिवेल कर जाए तो उसको इस मामले पे भी बड़ी खुशी होती है कि मैं जो इनको कह रहा था, बेशक हम सारे ख्वार ही हुए हैं लेकिन मेरी बात जो है वो सच साबित हुई है। तो अली मीन गंडापुर तो अंदर से खुश होगा। अली मीन गंडापुर के लिए तो और अच्छा चांस है या खुशी होगी कि अगर उनको पता चले कि आइंदा जो उनका टेन्योर है उस दौरान कोई दोबारा से हमने इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करनी है और मैंने आराम से गवर्नमेंट करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी तवानाइयां भी सर्फ होती हैं। Who doesn't want to perform? अच्छा जी उमर हमारे साथ ही रहे। नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन अयाज आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे अयाज। लेकिन नौशीन हम देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में इस्लामाबाद के बड़े क्रिटिकल एरिया में आप खड़ी हैं। अब बताएं, जो हमें बताया जा रहा है कि जी बड़ा क्लियर हो गया है सब कुछ और अब कोई यहाँ प्रोटेस्टर्स नहीं है, इंटरनेट भी बहाल हो गई है, मतलब बैक टू नॉर्मल जो जिंदगी आ रही है, आपको नजर आ रहा है कुछ बैक टू नॉर्मल होता हुआ? बैक टू नॉर्मल तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जो रास्ते हैं हुमा वो अभी तक बंद हैं। हर जगह कंटेनर्स उसी तरीके से पड़े हुए हैं। अलबत्ता कुछ रास्ते जो गुज़िश्ता रोज़ खुले थे लेकिन रात को जब यहाँ पे झड़पें वगैरह हुई थी तो जो कंटेनर्स हिलाए शिलाए गए थे उनकी वजह से कुछ जो छोटी रास्ते थे उन पर हमने देखा कि कंटेनर्स की वजह से जो रास्ते ओपन थे पहले से छोटे छोटे वो बंद पड़े थे, वो थोड़ी सी मुश्किलात है। इसके अलावा इस्लामाबाद में अगर हम ओवरऑल देखें तो जहाँ पर जो कंटेनर्स है ऑलमोस्ट वहीं पर अभी तक मौजूद है। बहुत कम ट्रैफिक है इस्लामाबाद में, बहुत कम लोग ही अपने घर से निकल रहे हैं। जो ब्लू एरिया और दीगर कारोबारी मराकज़ है अभी तक तो वो भी बंद पड़े हुए हैं ब्लू एरिया में भी। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ एहतजाजी थे वो इस्लामाबाद में अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। ब्लू एरिया का जो पूरा एरिया है ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर अब कोई भी नज़र नहीं आ रहा। बल्कि अब इस वक्त सीडीए का जो अमला है वो यहाँ पर आया है, वो सफाइयाँ कर रहे हैं। हमें देख रहे हैं कि कुछ जो गुज़िश्ता रोज़ मोटर बाइक से दीगर चीज़ें जलाई वगैरह गई थी वो पड़ी हुई है, उनको उठाया जा रहा है। यहाँ से सीडीए का अमला सफाई में लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस है जो कि जो ट्रैफिक के निज़ाम को रेगुलेट करने की इस वक्त कोशिश कर रही है कि जी रास्ते जब खुलेंगे ताकि इस्लामाबाद में जो स्मूथ फ्लो हो जाए, ट्रैफिक का हो जाए। अच्छा नौशीन, आपने कहा कि रास्ते जब खुलेंगे तो कोई ऐसा सिस्टम भी स्टार्ट हुआ है कि अब इन कंटेनर्स को उठाया जाए, उठाना शुरू कर दिया जाए या फिर अभी ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ? मुझे अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अभी जिन जिन रस्तों से हम लोग गुजर कर ऑफिस पहुंचे हैं वो तमाम रास्ते जैसे कंटेनर्स पड़े थे वैसे ही पड़े हुए हैं, रास्ते बंद हैं। इस्लामाबाद में अभी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो ट्रैवलिंग करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आ रहे हैं, जैसे पिंडी वगैरह से लोग आए हैं उनको प्रॉब्लम से ही पिंडी भी बड़ा पैक्ट पड़ा है इस वक्त। और जो इस्लामाबाद लोग आए हैं वो भी बड़ी मुश्किलात से यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अभी भी है और होपफुली ये जल्द अज जल्द खोला जाए। अयाज, मतलब कल बैरिस्टर साहब भी शाहजेब खानजादा साहब से बात कर रहे थे और ये पूछा उन्होंने कि भाई बुशरा बीबी ने क्या रेड लाइन क्रॉस की है, क्योंकि जब इमरान खान कह रहे हैं कि हमें संजानी जाना चाहिए और हमें नहीं जाना चाहिए डी चौक, तो वो उनकी हुक्मदुली कर रही हैं या उनकी बात भी नहीं मान रही हैं। पीटीआई की लीडरशिप से आपका राब्ता रहता है, अभी वो 11 बजे क्या मौक़िफ़ सामने रखने जा रहे हैं या अभी क्या तासुरात हैं? रात के इस शोडाउन के बाद आपने कोई सेंस हासिल की कि व्हाट आर दे थिंकिंग? अब्दुल्ला, देखिए मैं थोड़ा सा ना एक मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे एपिसोड के हवाले से, मैं वो आपसे जरूर शेयर करूं। ये जो पीटीआई की लीडरशिप है इसमें इतना वैक्यूम है कि इसके अंदर कोई भी शख्स किसी भी वक्त आके लीडरशिप का दावा कर सकता है कि मैं लीड करूंगा इस पार्टी को। आप शेर अफजल मरवत जैसे करैक्टर देख लें, आए और गायब हो गए। बुशरा बीबी के पास ये वैक्यूम जब नजर आया और उनको जब पता लगा कि इस वक्त वो ये पार्टी टेक ओवर कर सकती है, उन्होंने एक अटेम्प्ट की जो कि मेरे अपने ख्याल के अंदर ये अटेम्प्ट उनकी बड़ी बुरी तरीके से फेल हुई। इसके बावजूद भी कि जो इनकी नेगोशिएशन हुई थी बैरिस्टर गोहर बैरिस्टर साहब के साथ और वजीर दाखिला ने इनको ऑप्शन दी कि हम आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, आप संजानी जाके बैठे, हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे, हम आपको फैसिलिटेशन भी देंगे और जब तक आपकी जो डिमांड है हम उस पर गौर होश भी करेंगे। इसके बाद ये लोग जाते हैं रात को, स्पेशली अडियाला जेल में फैसिलिटेशन दी जाती है, खान साहब के साथ मुलाकात की जाती है, 1.5 से 2 घंटे इस पर बात होती है, फिर एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाते हैं खान साहब बैरिस्टर गोहर के मोबाइल के अंदर। फिर उसके बाद ये तमाम मामला जो है जाके बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब से डिस्कस किए जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को पता है कि मैं जाऊंगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो वहां खड़े रहे तकरीबन 2, 2.5, 3 घंटे, उन्होंने कोई हिलजुल नहीं की, वहां खड़े रहे। बुशरा बीबी ने रिफ्यूज कर दिया, शी रिफ्यूज्ड, उन्होंने कहा कि मैं तो जाऊंगी कुछ भी हो जाए। एक ही उन्होंने जो है वो शर्त रखी कि खान आके खुद अनाउंस करेगा बाहर, तभी हम इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करेंगे, जो कि उनका शायद गलतफहमी थी कि वो समझ रहे थे। यहाँ पर अब्दुल्ला बड़ा इंपॉर्टेंट है पंजाब पुलिस और स्पेशली अटक पुलिस का जो रोल रहा है इस पूरे एपिसोड के अंदर, कि इतना बड़ा जत्था है और उनको रोकने में बुरी तरह नाकाम हुए।
और पूरे का पूरा जत्था इस्लामाबाद पे चढ़ा है, और इस्लामाबाद के पास वो कैपेसिटी नहीं है। टोटल उनके पास 5 से 6 हज़ार वो लोग हैं जो ऑपरेशन पुलिसिंग करते हैं, बाकी डिप्लोमेट्स की डिप्लॉयमेंट्स है, मुख्तलिफ इमारात के ऊपर है, मुख्तलिफ जजेस के पास पुलिस है। राइट, फाइनली उमर, आपसे भी हम पूछना चाहते हैं कि इस सारे एपिसोड और एस्केपेड में क्या बुशरा बीबी हैज इमर्ज्ड एज द न्यू लीडर ऑफ पीटीआई? मतलब हाउ वुड यू से इट के खान साहब से भी डायरेक्टिव आ रही है तो वो नहीं मान रही, हालांकि बाकी सारे जो लीडर्स हैं पीटीआई के उनका ये कहना होता है फाइनल वर्ड इज खान साहब, लेकिन यहाँ तो फाइनल वर्ड खान साहब का ना हुआ। Also having said that, बाकी तमाम लीडरशिप को इनके कारकुन कॉम्प्रोमाइज्ड ही समझते हैं। देखिए, असल में मैं पहले भी बात की कि इमरान खान जो है ना वो पीटीआई को चलाते हैं, वो पीटीआई के लीडर हैं, और जो बुशरा बीबी है ना वो इमरान खान को चलाती हैं। अब यह है कि बुशरा बीबी का जो स्टेटस है वो किंग मेकर का है, लेकिन किंग मेकर जरूरी नहीं कि किंग भी बन जाए या इस मामले में क्वीन बन जाए। तो बुशरा बीबी ने कोशिश जरूर की है, और इस सारे अमल में वो एक्सपोज हुई हैं। ओवरऑल जो एक पीटीआई की बहुत ज्यादा एक होप थी, जो उनकी मिथ है, वो तो इवेंचुअली ब्रेक हुई ना, यानी कि उन्होंने बार बार हमले कर रहे हैं, इस्लामाबाद पर हमले कर रहे हैं, और जिनको पहले भेजते थे, जो इनके पहले शाहसवार थे, वो जब मायूस हो गए, इस दफा उन्होंने कोई एक रैशनल एक्सप्लेनेशन या कोई सोल्यूशन या कोई तजवीज देने की कोशिश की, इन्होंने वो रद्द कर दी। बुशरा बीबी जो है वो एक उनका एक हाकिश किस्म का एटीट्यूड था, अब जो है वो खुद नाकाम हुई है। अब मुझे नहीं आइडिया, वो इसी तरह कोई ना कोई, ज्यादा मुझे चांसेस यही लगते हैं कि कोई ना कोई कंस्पायरेसी थ्योरी बनाएंगी कि मेरे वर्कर के साथ ये हुआ या मुझे उठना पड़ा या फलां मसला ये बन गया, लेकिन आई डोंट थिंक शी हैज एनी एक्सप्लेनेशन। और ओवरऑल इससे पीटीआई के मोराल को बहुत बुरा झटका लगा है। ये पूरी दुनिया में बेशक मुजाहरे करते रहे, लेकिन उनका एक इम्पैक्ट एक खास हद से ज्यादा हो नहीं सकता। आप जो है कोई चीजें एक थ्रेट के तौर पे पेश करना, उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप कर भी लें और उसका कोई खास फायदा ना हो तो फिर वो तदबीर आपकी नेक्स्ट टाइम वो कामयाब नहीं होती, कारगर नहीं होती। तो वो जो धमकी होती है जाहिर है उसमें से हवा निकल जाती है। बहुत शुक्रिया आपका उमर चीमा साहब, अयाज अकबर, नौशीन, थैंक यू। और कल जो है पीटीआई के बानी चेयरमैन के एक्स से भी आपको पता है वो ट्वीट किया गया, और वो आखिरी पैगाम और वो फाइनल कॉल और वो सारा जो बलवला दिलाने के लिए कारकुनों को गुफ्तगू थी, और उसमें यही क्लियरली कैटेगोरिकली लिखा गया था कि डी चौक पर ही जाएं और डी चौक पे ही बैठें, और वही मकाम जो था जो बुशरा बीबी भी कह रही थी अल्टीमेटली। लेकिन ये सारी ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि आपके जो अल्फाज होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो किस तरह बैकफायर भी कर जाते हैं। इसलिए इतने वसूख के साथ कहना कि आई विल बी द लास्ट वुमन स्टैंडिंग देयर और कोई मुझे छोड़ के ना जाए, लेकिन जब ये कह भी नहीं थी तो एज अ वुमन ऑल्सो मुझे थोड़ा सा एक हो रहा था कि इतने स्टेटमेंट्स इतनी ना दें, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दें, क्योंकि आपको वापस इससे मुड़ना पड़ सकता है। ये नहीं पता था कि 2-4 घंटे में ही मुड़ना पड़ जाएगा, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। जब ये सूरत हाल बनी हुई है तो बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से जो भी बात आ रही है, मतलब जाहिर है उसे लोग सीरियसली लेंगे, वो तो जेल में है, वो तो नहीं ट्वीट करेंगे फिर। नहीं तो किसको, मतलब स्टेटमेंट्स को सीरियसली लें, एक्स हैंडल को सीरियसली लें, गंडापुर की बात को, बुशरा बीबी की 4-5 तो वर्जन्स आते हैं, तो सीरियसली लें किसको? ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। जो डी चौक नहीं पहुंचे वो डी चौक पहुंचे, और ये आपको पता ही है, ये मुतज़ाद इत्तलात हैं कि मुल्क से बाहर से ही इनका एक्स हैंडल ऑपरेट होता है, और जाहिर है मुल्क से बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी तो इधर ही का फोन करके पूछ रहे होते हैं क्या हालात हैं, तो फिर बाहर को कैसे वो ये जरूर चाहते हैं कि वो पूरा मुल्क जो है वो डी चौक। अच्छा, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट समथिंग that we had been talking about for a very long time. But this is good news. Finally, हथनी मधुबाला जो है वो कराची चिड़ियाघर के तंग और गैर सेहतमंद माहौल से निकलकर सफारी पार्क के खुले डुले और आज़ाद माहौल में पहुंच गई है। So that is the good thing. और उम्मीद यही है कि मधुबाला को यहाँ मर्जी से उसकी स्पेस है ना घूमने फिरने का, उसको जो है वो मौका मिले। इसके गाने गा रही है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं। नहीं, पंछी तो नहीं मधुबाला बन सकती। हाँ। उड़ भी नहीं सकती, और नहीं उड़ना ना, अब वो खुशी से इधर रहे। और सबसे अहम बात यह है कि इसे सफारी पार्क में
मौजूद दीगर हथनियों का साथ मिल गया। ये जो लोनलीनेस होती है ना, आपको पता है क्लिनिकल डिप्रेशन था कावन को भी। कावन को इस्लामाबाद जू में फॉर डेकेड्स, जितनी देर उसकी वहां जिंदगी थी, जब उसका पार्टनर जो चाह वो मर गया था, तो यार वो विजुअल्स देखें आप विजुअल्स देखें। ये है स्पेशल कंटेनर जिसमें है मधुबाला सवार, जिसको 1.5 साल लग गया बनने में, और इसको एक्सरसाइज कराई गई है। कितनी ही दफा इसको ट्रेनिंग दी गई है इसके टू गेट इनटू द ट्रेनर एंड गेट आउट द ट्रेनर। फिर भी उसके अंदर तो वो सेडेटेड ही गई है। हाँ, मगर एक घुसाना भी तो काम है ना, और वापस निकालना एंड ऑल दैट। सो उसको आपको पता है ये बड़े देर से बना हुआ था और इसको ट्रेनिंग ये वहीं पे रखा हुआ था और उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी। और फिर उसके लिए एक बैनर भी लगाया, वेलकम टू सफारी जू एरिया। नहीं, उसके लिए नहीं, ये सब मधुबाला के लिए नहीं, ये जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए बैनर। मधुबाला कांट रीड येट। अच्छा जी, आपको ये भी बता दें कि 4 पॉज ने इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम जो है वो किया। और डॉक्टर आमिर खलील कितनी बार वो पाकिस्तान आए हैं मैनेज करने के लिए, चेक के मधुबाला का वो जो कंटेनर है वो बन रहा है नहीं बन रहा, कब पहुंची है। डॉक्टर आमिर खलील हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हम ज़ाहिर है आपसे जानना चाहते हैं एंड वी रियली आर इंटरेस्टेड टू नो, एंड पीपल वी आल्सो वर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, दैट why did it take so long? That the process has been going on for a year, over a year almost. Is it a usual practice that our transport or a shifting like this takes this long, or something was different in this case? I think this case was a special case because Madubla in the morning, due to presence of a lot of persons, she was excited, and this is possible. And what is different to what difficult and different yesterday, traveling with a giant elephant through a big city like Karachi is a huge challenge. But thanks to all the authority which makes this possible to facilitate the relocation of such elephant. डॉक्टर आमिर, वी विल ट्रांसलेट व्हाट यू जस्ट एंड वील गेट बैक टू यू। और डॉक्टर आमिर का यही कहना है कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इतने बड़े जानवर को इतने बिजी शहर में से ट्रांसपोर्ट करना और सफारी पार्क तक लेके जाना, तो इतना अरसा जो लग गया वो शायद इसी वजह से हुआ। लेकिन फाइनली ये जो अमल है ये तय पाया और मधुबाला जो है वो सफारी पार्क पहुंच गया। डॉक्टर आमिर, कैन यू हियर अस? Yes, I hear you, ma'am. Okay, so now that Madhubala has finally been shifted to the safari park, how is she responding to the new area? Does it take a while for an animal of this kind to really adapt to the new surrounding? Yes, it takes a time, but the first thing the elephant normally do, she wanted to feel she is safe. Where is her room, where she can sleep and to rest, and to feel this is a safe place. And I think this is what happened yesterday. The elephant entered to the room, took the wonderful tire what she liked, the car tire, because it was the only thing she have at the zoo, and she tried to feel safe and to discover her border and the first area. And today we are already on our way to Safari Park to see how she will develop, but it will take definitely some time. And would it impact her health in a positive way? Because we know that she was suffering and she was not well, and she was, her mental state was also not well here in the zoo. Safari Park or Safari, this new area has a bigger space. And not just that, Dr. Amir, now Madhubala is going to have companions as well. How would this impact her mental and physical health? It would be a very positive impact. Elephants are social animal, and imagine kids are playing together or really. So I think physically she will feel well. It will be a good enrichment, not only for Madubla but also for the other 2 elephants, other 2 sisters. So we are looking really for the positive development of their health and the mental condition in the coming weeks. We are also looking forward to that, Dr. Amir, and thank you for doing this service for Madhubala. Thank you so much. Thanks for.
अच्छा, बड़ी सूरत इन्होंने बात की। देखिए, एक तो हाथी जो होता है ना, हत्ती ये बड़े सोशल एनिमल्स होते हैं और इनको बड़े इंपॉर्टेंट होता है कि जिस एनवायरनमेंट में ये हैं या मुंतकिल किया जा रहा है वो एक सेफ एनवायरनमेंट हो। तो लिहाजा जू में भी इसके पास एक टायर था जो कि इसको अपना फील होता था, फेमिलियर थी, तो वही टायर टाइप शिफ्ट किया गया है। जिस तरह बच्चों को भी कोई टॉय अपना पसंद आ जाता है और उसके बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनको अपना वो टॉय चाहिए होता है, तो ये वो चीज उसके लिए फेमिलियर थी। तो उस टायर को भी साथ लेके गए हैं ताकि जब वो अपने कमरे में गई है उसने वो टायर भी देखा, उसको फेमिलियरिटी एक फील हुई है कि ये मेरी ही सोई है। हाँ, वो उधर को उसकी एक वो फेमिलियर चीज थी। लेकिन डॉक्टर आमिर का भी यही कहना था कि अब उसकी कंपेनियनशिप भी वहाँ है क्योंकि 2 हथनियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम है मलाइका। आपने कल तो सोनिया और मलाइका का बड़ा दिया था, तो अब सोनिया, मलाइका और मधुबाला एक ट्रायो बन जाएंगी एंड दे किसी फिल्म की कास्ट लग रही है सीरियसली। अच्छा जी, अभी हम आपको लाइव लिए चलेंगे डी चौक पर। रात के विजुअल्स हैं और वज़ीर इत्तलात अता तारर ने गुफ्तगू भी की थी मीडिया से और मगर अफसोस है कि फाइनल कॉल पे पूरा नहीं उतर सके। तहरीक इंसाफ की तरफ से अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यहाँ पे लाशें गिराई गई हैं, डायरेक्ट फायरिंग की गई है। इस पूरे रूट के ऊपर हमें ना तो कहीं कोई गोलियों के खौल नजर आए, ना कोई लाशें नजर आई और ना इनके पास कोई ऐसा वीडियो एविडेंस है जिसके तहत ये कह सकें कि जी यहाँ पे जो है वो सीधी फायरिंग करके लोगों को मारा गया। अब ये झूठा प्रोपेगेंडा है शर्मिंदगी से बचने के लिए, नामोशी से बचने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये बुरी तरह नाकाम हुए। तो अब इस चीज़ का सहारा लिया जा रहा है कि जी डायरेक्ट गोलियां मारी गई हैं और किसी अस्पताल में मुझे बता दीजिए कोई डेड बॉडी रिसीव हुई हो या कोई बात हुई हो, मगर ये अब बिल्कुल जो है वो फेस सेविंग के तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी ये यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट फायरिंग की गई, फलां किया गया। और मेरे नोटिस में ये भी आया है कि ये मुख्तलिफ शहरों में जहाँ नेचुरल किसी की डेथ हुई होगी, ये उन जनाजों को टेक ओवर करने जा रहे हैं और इन्होंने अपने लोगों को टास्क दिया है कि आप वहाँ जाएं मुख्तलिफ शहरों के अंदर और देखें जहाँ पे किसी को नेचुरल डेथ हुई है वहाँ पे जाके जो है उनके घर वालों से बात करके कोई पैसे शैसे दे के तो उनको कहें कि जी ये बंदा हमारा धरने पे गया था। देखिए, इस चीज़ की सबसे बड़ी दलील ये है कि ऐसी कोई डेथ हो तो सबसे पहले आप पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके साथ होती है। तो ये एक झूठा बयानिया और प्रोपेगेंडा अब नया घड़ा जा रहा है रात की नाकामी और फरार के बाद कि जी हमारे लोगों को सीधा गोलियां मार के जो है वो मारा गया। तो ये मैं इसको रद्द करता हूँ, ये बिल्कुल झूठ है और ये सिर्फ एक बचने की कोशिश है नाकामी से। और ये बड़े बड़े दावे करेंगे जी गोली मारी, फलां को गोली मारी, तो मुझे कौन लोग हैं जिनको गोली मारी गई है। और ये झूठी लिस्टें कुछ लोगों की चला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब अगला इनका टारगेट ये है कि सोशल मीडिया पे ये झूठ फैलाया जाए कि जी लोग मर गए। तो अगर लोग मर रहे थे तो किधर है वीडियोस की? कोई ना कोई तो वहाँ मौजूद होगा ना। और मैं सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, आप जब कहेंगे हम वो चीज़ सामने लेके आएंगे। फायरिंग आपके लोग कर रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं हुई है। पूरे रूट के ऊपर बड़ा पुरअमन तरीके से मामला रहा है। हाँ, इनको डिस्पर्स किया है मगर उसमें किसी किस्म का कोई स्ट्रेट फायरिंग नहीं है और कोई बात नहीं है। ये झूठ फैलाया जा रहा है और इससे निपटा जाए। ये देखिए, कई इन्होंने मोटरसाइकिलें यहाँ जलाई हैं, गिराई हैं और तोड़ फोड़ करते आए हैं, सरकारी इमलाक का नुकसान करते आए हैं और ये समझ से बाहर है कि इनका मकसद क्या था इंतजाज के पीछे। ये आप देख सकते हैं जी, कुलसूम हॉस्पिटल है जहाँ पे ज़्यादा इन्होंने महाजर आई की कोशिश की और ये आप मेरे पीछे देखें कि गाड़ियाँ छोड़ के यहाँ से भागे हैं और आपको यहाँ जूतियाँ नजर आएंगी, जूतियाँ छोड़ के, गाड़ियाँ छोड़ के। और ये गाड़ियों का रुख आपको, हालांकि ये डायरेक्शन उस तरफ होनी चाहिए थी डी चौक की तरफ, गाड़ियों का रुख आपको इस तरफ लगाया। इन्होंने वन वे गाड़ियाँ मोड़ी और फिर नहीं भाग सके, कुछ भाग गए, कुछ पकड़े गए, कुछ गाड़ियाँ जो है यहीं पे छोड़ गए। कपड़े लोगों के यहाँ पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कपड़े यहाँ छोड़ के भागे, कपड़े भी यहाँ तक जो है वो। ये मकाफाती अमल है कि 9 मई को वर्दियाँ लटका रहे थे और आज ये यहाँ पे आपको कपड़े भी इनके नजर आएंगे कि कपड़े भी उतार के यहाँ पे छोड़। और ये पेट्रोल बोतलों के अंदर यहाँ मौजूद था। और ये आप देखिए, ये गाड़ियों की लाइन है कि जो गाड़ियाँ छोड़ के यहाँ से फरार हुए। तो फाइनल कॉल थी, तो फाइनल कॉल पे तो मौके पे खड़ा हुआ। रात के विजुअल्स हैं ब्लू एरिया एंड अतराफ ब्लू एरिया होगा। हाँ बिल्कुल ब्लू एरिया। और आपको वो एक स्टेशन भी नज़र आया है जो कि बताया था कि ये बस स्टेशन को कितनी बुरी तरह मतलब तोड़ फोड़ ही कर दिया। इट्स रियली सैड टू सी
इस्लामाबाद दैट वे। भाई कल हम मैच जीते हैं और जबरदस्त जीते हैं भाई, माशाल्लाह। किस तरह एकदम से आपने कहा है जैसे अभी याद आया है, वैसे एक्चुअली कल इतना कुछ हो रहा था एंड then a lot was happening and you know जीते हुए मैच के बारे में तो हम इतने खुश थे कि हमने कहा बाद में से जीते हैं। और साइम अयूब ने दोबारा हमें बताया है कि भाई वो माशाल्लाह, हम यही कहते थे कि इस लड़के को एहसास हो जाए कि इसमें क्या पोटेंशियल है। और आईसीसी ने उधर बिलाखिर चैंपियंस ट्रॉफी पर 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग भी बुला ली है। उन्हें ख्याल आ गया है ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल और इवेंट्स के मुस्तकबिल पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है कि तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा जारी कर दिया गया है। बोर्ड अरकान से चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर राय ली जाएगी। क्या ऑप्शंस हैं जो ज़ेर गौर आ सकती हैं, क्या डिले किया जा सकता है? अच्छा, ये ऑप्शंस जो हैं इसमें पहली तरजीह जो होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल रखना है अपेरेंटली, और पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन जो है वो सख्ती से मुस्तरद कर चुका है। और पाकिस्तान का इसरार है कि इवेंट हर सूरत पाकिस्तान में ही होना चाहिए। और आसार बता रहे हैं कि इंडिया की लॉबिंग के नतीजे में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पर हाइब्रिड मॉडल को कबूल करने के लिए ऑब्वियसली प्रेशर तो है वो डाला जा सकता है। वी आर फोरसीइंग दिस कि ये हो सकता है। हाँ, इस पर बात करते हैं। और इस मीटिंग के लिए हमने एक मीटिंग बुलाई है। हमें ज्वाइन किया है राशिद लतीफ़ साहब ने, हमें ज्वाइन किया है सिकंदर बख्श साहब ने, हमें ज्वाइन किया है फैज़ान लाखानी साहब ने। सो ऑल ऑफ देम आर हियर विद अस। हम पहले कल के मैच की बात करें या आईसीसी की मीटिंग की बात करें? आईसीसी की मीटिंग, क्योंकि कल वाला मैच तो हम जीत गए ना, तो वो तो हो ही गया, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो वी वांट मोर न्यूज़, और न्यूज़ फैजान के पास होती है। तो फैजान आप हमें बता दें, ये क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इंडिया की इतनी कोई ज़बरदस्त लॉबिंग है कि पाकिस्तान जस्ट माइट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिजॉल्व कि जी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा? देखिए, प्रेशर तो बिल्ट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया काफी भरपूर तौर पर इस बात को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेल सकते। अनफॉर्चुनेटली जो कल गुज़िश्ता रोज जो श्रीलंका ए का जो पाकिस्तान शाइन्स के साथ टूर था, जो कॉल ऑफ हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने इस बात पर का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। जी, भरपूर प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी किया जा रहा है। जो आमतौर पर जो जर्नलिस्ट बड़ी क्रिकेट की और बड़ी दोस्ती की बातें करते थे, वो भी कल रात से इस बात पे लगे हुए हैं कि देखें श्रीलंका ए भी जा रही है तो इंडिया बीसीसीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये बहुत सारी चीजें, बट आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में आपका जो वोटिंग है उससे फैसला होगा। अगर बोर्ड ने जो बोर्ड के मेंबरान है उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाना है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी बोर्ड का फैसला अनफॉर्चुनेटली मानना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास ये मौक़िफ़ अपनाने का बिल्कुल मौका होगा और हक भी है। और हो सकता है पाकिस्तान जो अब तक कहता आ रहा है कि इस मौक़िफ़ को अपनाया जाएगा कि अगर इंडिया ठीक है नहीं आता, हम इंडिया नहीं आता उसके फैसले का एहतराम करते हैं, बट हमारा भी ये डिसीजन है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक स्ट्रांगली अपने इस मौक़िफ़ को अपनाता है और डटा रहता है। ये आईसीसी नहीं, इंडिया के साथ हम खेलेंगे ही नहीं, पाकिस्तान ये मौक़िफ़ अपना सकता है या फिर इंडिया जाके कभी नहीं खेलेंगे? देखिए, यही मौक़िफ़ अभी पाकिस्तान का है। देखिए, अगर आईसीसी को प्रेशराइज करना है ना, तो पाकिस्तान को यही मौक़िफ़ अपनाना होगा कि हम कहीं भी किसी भी आईसीसी इवेंट में इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। क्योंकि अगर ये फैसला पाकिस्तान ने ले लिया तो इससे आईसीसी और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो बड़ा दावा करते हैं कि हमारा पैसा है, हम पैसा इंजेक्ट करते हैं, जिसकी बेस पर काफी सारी ये जो प्रोचर और लॉबिंग की जाती है या बुलिंग की जाती है, उसी बात पे होती है ना कि हम बहुत पैसा लेकर आते हैं, तो उस पैसे का बहुत बड़ा चंक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से आता है। और अगर पाकिस्तान ये इनकार कर दे कि हम इंडिया से आईसीसी इवेंट में तो फिर वो दुनिया की किसी और टीम के साथ खेल के वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। बात ये है कि इतना असूली मौक़िफ़ लेना कि ये इवेंट जो है ये पाकिस्तान में ही होना चाहिए, और फिर इतने प्रेशर की वजह से अगर हाइब्रिड पे मान जाए तो वी नीड समथिंग आउट ऑफ इट। और ये भी पता चला है कहीं ना कहीं, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान को अपने लिए कुछ निकालना होगा। अगर हाइब्रिड में जा भी रहा है तो पाकिस्तान को कंप्लीट सरेंडर नहीं करना चाहिए पीसीबी को कि हाँ ठीक है चले हम आपकी सारी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी बातें भी मनवाना होंगी और अपनी शरायत पर जो भी आउटकम हो उस पर पीसीबी का अपना अपर हैंड रखना, अपने एक मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करना काफी लाजमी होगा। सिकंदर, आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है आफ्टर द इवेंट्स जो कल परसों हुए हैं, इसमें और भी ज़्यादा जवाब मिल गया है इंडिया को भी और बाकी मुल्कों को भी इसमें कि जब भी आप जल्दी से हाइब्रिड मॉडल पे आए, क्योंकि आपके तो हालात ही ठीक नहीं है। तो हमारे हालात तो ठीक हो गए, मतलब हो गए ना, लेकिन एटलीस्ट उनको एक स्पेस तो मिल गई है कहने के लिए। सिकंदर,
खैर मैं 2 साल से कह रहा हूँ, आप लोगों के सामने कह चुका हूँ, आपके उसमें मैंने लिखवा भी दिया था आप लोगों के, वो नहीं आएंगे। देखिए मेरा स्टैंड वही है कि ये अगर सपोज करें मुझे एक्चुअली जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है हमें नहीं पता। 40-50 सफ़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसी तरह मैं कोशिश में लगा हुआ, कोई मुझे दे दे उसकी एक कॉपी, ताकि हमें पता तो हो कि लड़के क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसी तरह आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है, हम तो सिर्फ कयास आराइयां कर रहे हैं। किसी ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं पढ़ा। जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर्स हैं, दुनिया के रिपोर्टर्स हैं, किसी ने भी शायद ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा होगा। राशिद भाई आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट? मतलब आपकी नजर से गया है या आपको पता है कुछ क्या हो सकता है क्या नहीं है? आपको भी पता होती है अंदर की खबरें? अंदाजा इस बात का जरूर है कि हाइब्रिड मॉडल के अंदर नहीं है, आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और आप मीटिंग भी नहीं बुला सकते जब तक आईसीसी कोई डिसीजन लेने के लिए हक में ना हो। तो लेकिन हालात चेंज हो गए, लगता है ऐसा ही है कि ये अभी की बात नहीं, हम लोग शोध 1 महीने से कर रहे हैं, लेकिन बैक हैंड बात हो चुकी होगी बीसीसीआई, आईसीसी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और जिसमें यही लगता है जो फैजान बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल में शायद हमें जाना पड़े। दबाव में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है फाइनेंशियली इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये मान जाते हैं या ठीक है, अगर फाइनेंशियली हमें ये चीज नहीं करनी तो हम दबाव डाल सकते हैं आईसीसी पे कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। क्या ये फैसला नकवी साहब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मीडिया पे बोल चुके हैं। मतलब ये कि मीडिया पे इतनी बड़ी बात की है, और अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं तो शायद ये तौहीन होगी पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि ठीक है जी हाइब्रिड पे हम मान जाते हैं, लेकिन हम इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहेंगे। मतलब इवन इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। कैन दैट बी एन ऑप्शन फॉर अस? टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा ना, कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहा आपस में तो फिर कोई वही नहीं है कि सोच ही नहीं है कि हमें टूर्नामेंट कराना चाहिए। और अगर दोनों फाइनल तक पहुंच गए डिफरेंट ग्रुप्स में तो फिर क्या होगा? मसला यही है ना कि लोग तो पाकिस्तान और भारत को खेलते देखना चाहते हैं, क्योंकि एशिया कप भी एक जमाने में होता था, फिर दोबारा इसको लेके आया गया कि 2 या 3 मैचेस भारत और पाकिस्तान के मिल जाएंगे। तो जो आईसीसी के इवेंट है या एसीसी के इवेंट्स हैं, ये डिपेंड ही पाकिस्तान और भारत के मैचेस के ऊपर करते हैं, तो किसी को माइनस नहीं कर पाएंगे ये। हाँ, पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन जरूर है कि वो इसको माने या ना माने। हम सारों की बातों से बिल्कुल यही लग रहा है कि ये हाइब्रिड मॉडल पे बात आ जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली जब वोटिंग होगी, और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि बाकी मुल्क इंडिया पाकिस्तान को निकाल भी दें, जो बाकी मुल्क हैं इस इवेंट में, वो तो चाहते हैं ना कि अब स्केड्यूल आए, हम आगे बढ़े, तो उनका तो डेफिनेटली वोट यही होगा भाई किसी तरीके से भी हो, एटलीस्ट हो तो सही। तो वी थिंक दैट ये हाइब्रिड की तरफ हम जा रहे हैं। जो इंडिया वावेला कर रहा है श्रीलंका ए टीम का और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, वो पहले कौन सा आ रहे थे? हाँ, वो तो आ ही नहीं रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब श्रीलंका की टीम आ रही थी, आपने रावलपिंडी के अंदर ये मैचेस कराए थे, तो क्या उस वक्त पीटीआई ने ऐलान किया हुआ था कि यहाँ पर वो आने वाले हैं? तो क्या सारा क्रिकेट बोर्ड सो रहा था? उनकी देखिए नकवी साहब तो बहुत बिजी होते हैं, मैं उनको नहीं ब्लेम करूंगा, उनके जितने एडवाइजर्स उन्होंने उठा के लेकर आए और क्रिकेट बोर्ड में हैं, क्या वो सो रहे थे? उनको नहीं पता था कि पीटीआई आने वाली, कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये मतलब गंद मचने वाला है, तो उनको चाहिए था कि पहली मैच शिफ्ट करा देते। कराची में बहुत से स्टेडियम है जो कि जहाँ पे मैचेस हो सकते हैं, कि ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? सिकंदर भाई इसका जवाब ये है कि इंतजामिया को चाहिए था एक दिन पहले इसको सॉल्व कर लेते, एक दिन लेट हो जाते। हमेशा हम लोग एक दिन लेट क्यों हो जाते हैं? मुल्तान चले जाते और सिंध में कहीं आ जाते, नेशनल स्टेडियम में अगर रिपेयर भी हो रही है तो सिंध में क्या ऑप्शंस हो सकती थी फैजान? देखिए कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक इश्यूज ऐसे आए होंगे जिसकी वजह से ये सारे इस नतीजे पहुंचे, वरना ऑप्शंस तो बैकअप जरूर हो सकते थे यहाँ पे। मतलब इट डजंट मेक सेंस, इतनी बड़ी चीज हो रही हो और कोई ऑप्शन और ना हो, इतने बड़े मुल्क में कोई और ऑप्शन तो हो ही जानी, सारे तो नहीं उखड़े पड़े हुए ना स्टेडियम्स, कहीं ना कहीं तो कुछ हो सकता था। एक चीज ये देखें, ये पॉलिटिकल चीजें नहीं तमाम ममालिक में होती रहती हैं, भारत में हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश में हो, ये पॉलिटिकल चीजें हैं। जो इंडिया का मौक़िफ़ वो डिफरेंट है मेरे ख्याल से, वो ये नहीं है कि इस्लामाबाद को हैक कर लिया गया या यहाँ पे लोग चल नहीं पा रहे, ये तो टेम्परेरी होता है ना। उनका मौक़िफ़ ये नहीं है, उनका डिफरेंट बिग सिनेरियो है। वो तो कहते हैं हमारी सरकार इजाजत ही नहीं देती। जी तो वो तो उनका बस ये है कि वो तो रीजन भी ऑब्वियसली आपको पता है, लिख के अब हम सभी इंतजार करते रहे
वो पर कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। अब इस पे आप क्या कर सकते हैं? जाहिर है अभी आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा, अभी एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम पाकिस्तान की शानदार जीत तस्करा करेंगे, जरा बेहतर बातों पे आ जाएंगे। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में 10 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। अगले में बाय द वे बारिश का इम्कान है दोबारा। 146 रन का हदफ पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट गवाए 19वें ओवर में हासिल कर लिया। बड़ा अच्छा लगा कि बगैर किसी विकेट गवाए, सो दैट वाज गुड बिकॉज़ अपनी पहली सेंचुरी साहिब ने बना ली। और या इस सब पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद लतीफ भाई, सिकंदर फैजान। राशिद भाई बताइएगा, कल ऐसा क्या मुख्तलिफ था? इससे पहले वाले मैच पे भी हमने बात की थी और जाहिर है कुछ चीज़ें आपने भी पॉइंट आउट की थी और हमने कहा था कि मतलब अगर ये बैट्समैन इनको पर्टिकुलरली साइम इसको अंदाज़ा नहीं है कि इसमें माशाल्लाह क्या पोटेंशियल है। सो व्हाट वाज डिफरेंट यस्टरडे? कल जो बिगेस्ट मिस्टेक जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के बैटिंग क्या किया वो बहुत बिगेस्ट मिस्टेक थी। पिच बाद में अच्छी होती चली गई, उनको खुद हैरत हुई कि हमने डिसीजन क्या ले लिया। फिर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 डिफरेंट थी। तैयब ताहिर को लेके आया मिडिल ऑर्डर में और फिर अबरार को खिलाया और जो न्यू बॉल है वो भी अबरार थे, क्योंकि वहाँ की कंडीशन के लिहाज से ज्यादा स्पिनर्स को मौका देना चाहिए। और जो हमने मिस्टेक की थी पहले मैच में, हमने 35 बॉल पे 40 रन करवा दिए थे, फिर वही और फिर एक 62 रन बने 8वीं विकेट के पार्टनरशिप पे, वो डिफरेंट थे। लेकिन जो चेज किया है साइम अयूब ने आउटस्टैंडिंग, उन्होंने अपनी झलक थोड़ी सी दिखाई थी ऑस्ट्रेलिया में भी, वो तो एक परमानेंट मेंबर लग रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। अब हमें अपने वो चीजें ढूंढनी है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी या साउथ अफ्रीका टूर में वनडे में किस तरह से तैयारी कर रही है। क्या हमारे पास दूसरा ओपनर अब्दुल्ला शफीक है, क्या हमारे पास तीसरा ओपनर फखर जमान है, क्या हमारे पास स्पिनर अबरार होंगे या फैसल अकरम होंगे या शादाब खान होंगे? ये वो सवालात हैं जो इन्हीं सीरीज के अंदर हमें ढूंढने होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम बनेगी वो हमें डिपेंड कर हमारे लिए डिपेंड। और एक और भी है ना, हमारे ओपनर अगर चल जाते हैं तो चल जाते हैं, उसके बाद ओपनर नहीं चलते तो मिडिल ऑर्डर तो हमारा है ही नहीं। जी ओपनर जो चल रहे हैं तो उसमें स्ट्राइक रेट का बहुत मैटर हो रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स देखें या यहाँ की देखें, अब्दुल्ला शफीक थोड़ा स्लो डाउन हो रहे हैं। अगर वो 82 की स्ट्राइक रेट से खेले तो 81 पे तो इमाम उल हक भी खेलते हुए आए, तो ये एक इशू होगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट चेंज हो गई है। हम जो अभी खेल रहे हैं तो वो बहुत बड़ा टोटल नहीं मिल रहा हमें 150 का ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, यहाँ पे कम मिल रहा है, हम 200 पे हम हार गए। हमें अपने ओपनर्स को देखना पड़ेगा, क्या फखर जमान की वापसी होगी या तीसरा ओपनर अब्दुल्ला शफीक ही होते हैं, और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कौन सा बैट्समैन आएगा जो कि लंबी इनिंग खेल सके। तो ये 2-3 सवालात हैं जो कि जल्द ही इनको हल करने पड़ेंगे। सिकंदर क्या कहेंगे आप, आपको कैसा मैच लगा और इसमें मतलब टेक अवेज क्या है? ठीक है साइम अयूब की सेंचुरी भी होगी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन टारगेट भी कोई वैसे खास नहीं था। लेट्स सपोज एक टारगेट कोई ठीक ठाक किस्म का ओडीआई टाइप टारगेट ही होता तो क्या हमारी परफॉर्मेंस होती? देखो हुमा, जब कल मैं आ रहा था ना, जो कतर से कराची वाली फ्लाइट थी उसमें सारे पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने मेरे नाक में दम किया हुआ था। हर आदमी पूछा था क्या हो गया, 60 for 6, 60 for 6। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये जीत देखकर। 148 एक क्लासी पाकिस्तानी स्टाइल से, जो पाकिस्तान की बड़ी टीम है वो एक छोटी टीम है, तो पाकिस्तान को इसी तरह क्लासी स्टाइल से खेलना था। मगर अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो अभी जिक्र हो रहा है कि जी ओपनर्स का जिक्र हो रहा है, हम शान मसूद को क्यों भूल गए? हमें फकर को भी रखना चाहिए ऑप्शंस में, हमें इमाम उल हक को भी रखना चाहिए। इसी तरह कल मैंने प्रोग्राम में बात की थी कि जी जो फास्ट बॉलिंग के अंदर हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब आते हैं तो मोहम्मद अब्बास को हम भूल गए। वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, काउंटी खेलता है, रेगुलर खेलता है, उसकी पेस उतनी है जितनी के मीर हमजा है, ये दूसरे बॉलर्स हैं, उनकी पेस उतनी है, वो भी बेचारा नहीं है। तो हमें इन सारे ऑप्शंस को ट्राई आउट करना चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो फैजान ने जिक्र किया था, इससे पहले मैंने भी अपने दूसरे प्रोग्राम में जिक्र किया कि जी टेस्ट क्रिकेट से पहले हमने वनडे खेला, अब वनडे से पहले हम T20 खेल रहे हैं। क्या लॉजिक है यार? कौन लोग हैं ये जो वहां पे बैठ के इस किस्म के फैसले कर रहे हैं? तो हमें इन चीजों को देखना चाहिए। और आप मेरे हिसाब से शान, फकर और इमाम, इनको ओपनिंग के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। इनमें से किसी को सेट करना पड़ेगा, और प्लस मोहम्मद अब्बास को वो जरूर कॉल करें टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो आप इनमें से किसी एक को अब्दुल्ला शफीक की जगह सेट करने की बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला शफीक का अच्छा नहीं खेलता, उन दोनों का भी पेयर बना के खिलाए ना, ट्राई आउट तो करें। कोशिश देखिए, आपने यहाँ पे ताहिर को खिलाया, आपने ऊपर नहीं भेजा, आपने इधर एक और लड़का इरफान को, तो 7वें नंबर का कोई बैट्समैन होता है? ना बॉलिंग करता है, ना कुछ करता है, ना कीपिंग करता है, वो तो सिर्फ बैट्समैन है 7वें नंबर का। कौन करता है? कभी नहीं होता ऐसा। तीसरे में कुछ चेंजेस हम करेंगे कल? फैजान देखिए
लाइकलीहुड तो कम है कि हम चेंजेस करें, यही विनिंग स्क्वाड के साथ ही हम जाएंगे। बट आज जब पाकिस्तान टीम अपना ऑप्शन सेशन करेगी तो उसके बाद अंदाजा होगा। बट ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो ओपनिंग का ही ये जो मसला है, बार बार हमें आता है कि ओपनिंग अच्छी होती तो फिर हम बहुत अच्छा खेलते हैं। आई थिंक साइम ने अपना झलक दिखा दी कि व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। और अगर हम साइम के साथ अगर हम रेगुलर प्लेयर फखर का करें तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जो एक हमेशा हम एक अच्छे आगाज की जो हम एक ख्वाहिश का इजहार करते हैं वो ख्वाहिश शायद पूरी हो सके। फखर भी एक फ्लैम्बॉयंट अंदाज में खेलने वाले, टाइम भी एक फ्लैम्बॉयंट अंदाज में खेलने वाले। कल आपको लगता है कि ये पेयरिंग कुड बी द ओपनिंग पेयरिंग? I think Saim and Fakhar would make a very good choice for opening. और बैकअप पे I still believe कि इमामुल हक में अब भी वो कैपेबिलिटी है कि वो वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम को सर्व कर सकते हैं। इमाम फैजान, हमारा वो सवाल हमारा पहले भी अभी मैंने किया था कि हम ओपनर चल जाए तो चल जाए, साइम अगर नहीं चलता तो मिडिल ऑर्डर से कोई कर सकता है काम? मतलब हमारा मिडिल ऑर्डर तो शुरू से प्रॉब्लमैटिक है ना। देखिए मिडिल में तो 5 मैच हुए, डिपेंड ऑन बाबर आजम वनडे क्रिकेट के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी है और वनडे क्रिकेट में हमें वो हमेशा अच्छा करके दे सकते हैं। रिजवान भी है, फिर कामरान गुलाम भी अगर आपके रेगुलर पार्ट बनते तो मिडिल ऑर्डर में भी हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको करके दे सकते हैं। बट अगेन जो वनडे क्रिकेट में आजकल जो बड़े टोटल्स की बात होगी, लेट्स सी कल को चेंजेस होती है नहीं। कल आप लोगों को दोबारा तंग करेंगे, बुलाएंगे, कल तीसरा मैच है। थैंक यू, सीरीज 1-1 से हो गई है। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सिकंदर, थैंक यू फैजान। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।